नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कुंडली खंगालने आए हैं आज, बहुतों की कुंडली खंगालेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो एक एक करके कुंडलियां अब खंगाली जाने लगी है। पहले उनके आंख, नाक, कान, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनका नाम आ गया जोशी साहब का। सहगल साहब की विदाई हो गई। और अब इस देश की जनता ने पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़े संकट का सामना किया, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई भारत की। जब रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, जनता एयरपोर्ट पर त्राहिमाम कर रही थी, उसमें भी मोदी के एक करीबी अधिकारी का नाम आ गया है और मोदी के एक करीबी मित्र का नाम आ गया है। और इस बीच तीन मुख्यमंत्रियों का खेला। और अब तो नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, करीबी नेता के बारे में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम बड़े फटाफट वाले अंदाज में आपको सिर्फ खबरों से और तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी शिव। नहीं, जब वो कहते हैं कि वक्त बुरा आता है तो क्या क्या नहीं हो जाता, ये कहा नहीं जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि एक राजा थे, वो उनके खाने के लिए कोई मछली लेके आया था और वो मछली संतोष जी जो थी वो सब्जी में तब्दील हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने कहीं रख दी, वो वहां से जिंदा हो गई और चली गई और वो भूखे के भूखे रह गए। तो ये जो पुरानी हमारी कहावतें हैं, किदवंतियां हैं, ये ऐसे ही थोड़े ही बनी है। ये बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ कर लिखी है। तो जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। इस समय हार जीत में बुरा वक्त चल रहा है इंडिया गठबंधन का, और हालात और वक्त में चल रहा है बुरा वक्त मोदी के एनडीए का। लेकिन पता नहीं वो जनता कितनी प्रसन्न हो जाती है इतनी सब समस्याओं के बावजूद भी। मैं ये खेल नहीं समझ पाया, मैं ये गणित नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी केवल इंटर तक रहा, उसके बाद बीएससी बायोलॉजी से की, तो वो सब्जेक्ट चेंज हो गए। तो ये मैथमेटिक्स में नहीं समझ पाया मैं, वो भी मैथमेटिक्स नहीं समझ पाया जो अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पाए, जिसे वित्त मंत्री ने बताया कि रुपया गिर रहा है, भारत की स्थिति बढ़ रही है, मैं उसे भी नहीं समझ पाया। और मैं ये भी नहीं समझ पाया कि 6,000 वाले को 18,000 देने पड़ेंगे, ये गणित भी मैं नहीं समझ पाया। मैं अगला गणित ये भी नहीं समझ पाया कि एसआईआर में 4 लाख वोट नोएडा में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं हम कोर्ट चले जाएंगे, हम ये भी गणित नहीं समझ। हम कुछ गणित के उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि लोग समझ पाए कि इस देश में हो क्या रहा है। और मैं ये गणित अभी तक नहीं समझ पाया कि शोकोज नोटिस देने में इतनी देरी क्यों, जो कल हुआ देर रात। और मैं ये भी नहीं समझ पाया कि हर नेता से बात करो भाजपा के से तो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा भैया हमसे कुछ मत पूछो, बुरा हाल है। हम सिपाही को भी फोन करें तो वो कहता तुम कौन, खबरदार जो आज के बाद फोन किया। बाबू की हैसियत क्या है, बाबू के सामने तो फोन करने की जरूरत नहीं। तो इंस्पेक्टर और अगर सीओ। ऐसे दौर में खबर आ रही है तीन राज्यों के सीएम मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं कि लड़कर बड़ा खेल कर रहे हैं, और इस खेल में फंस गई है पूरी मोदी शाह गुजरात लॉबी। क्योंकि विकास का मॉडल तो गुजरात था, और विकास का मॉडल अगर बाबा का बुलडोजर बनेगा, विकास का मॉडल अगर नीतीश कुमार बनेंगे, विकास का मॉडल हिमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे, विकास का मॉडल देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, भजनलाल शर्मा बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे। मैं तो सबके नाम ले देता हूं, 3 नाम तो संतोष जी करेंगे साहब कौन है क्या है। नायब सिंह सैनी बनेंगे कि अपने धामी जी बनेंगे जो चुनाव मुख्यमंत्री हार के बन जाते हैं। ऐसे कारनामे तो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। अच्छा, गुजरात ने एक और मॉडल दिया है शिव जी। गुजरात ने एक और मॉडल दिया है इस देश की जनता के सामने, नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को।
उस मॉडल की भी चर्चा इस स्टोरी में खास तौर से मैं करूंगा। लेकिन चूंकि इंडिगो का क्राइसिस है तो दो तीन चीजें दर्शकों के सामने रख देता हूं, फिर अपनी मूल स्टोरी पे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और करीबी अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और चहेते अधिकारी, जो नीति आयोग प्रधानमंत्री का विजन है, नाम बदलने का बड़ा शौक है उनको। योजना आयोग बना था, पंचवर्षीय योजनाएं जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 100% सक्सेसफुल, उससे भी ज्यादा। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल। अब प्रधानमंत्री को 5 साल के काम का हिसाब देने की आदत आज के प्रधानमंत्री को नहीं है, तो वो 2047 की बात करते हैं, तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे अमिताभ कांत, बड़े करीब। और अमिताभ कांत जुलाई के महीने में, ध्यान से एक एक दर्शकों को कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, अमिताभ कांत जुलाई के महीने में इंडिगो ज्वाइन कर लेते हैं और इंडिगो के बोर्ड में वो शामिल हो जाते हैं। यानी अमिताभ कांत जो प्रधानमंत्री के करीबी थे, अब वो इंडिगो में शामिल हो जाते हैं। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद महीना आता है नवंबर का। देखिए, डीजीसीए का आदेश था यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, पायलटों की संख्या को लेकर, पायलटों के ड्यूटी आवर्स को लेकर, ये आदेश था डीजीसीए का जो तमाम एयरलाइंस कंपनियों को लागू करना था। उस बीच में मोदी के अधिकारी इंडिगो में चले जाते हैं और इस बीच में एक और बड़ा खेल हो जाता है। जो पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, इंडिगो जिम्मेदार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। दिक्कत है कि भक्त लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। जरा मैं बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको शिव जी कि इंडिगो का ये क्राइसिस जानबूझकर पैदा किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी को इस कारोबार में भी घुसाया जा सके। और अभी खबर आ रही है, कई वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं, अब दर्शक खुद ही कमेंट करके बता दे। 27 नवंबर 2025, शिव जी आज है 7 दिसंबर, आज से 10 दिन पहले 27 नवंबर 2025 को अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी है, ने प्राइम एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिलकर भारत की सबसे स्वतंत्र पायलट ट्रेनिंग कंपनी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में 72.8% बहुलांश हिस्सेदारी जो है वो लगभग 820 करोड़ रुपए में खरीद ली। और यह सौदा 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी होराइजन एरो सॉल्यूशन लिमिटेड के माध्यम से पूरा हुआ। इस कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी और पायलटों को ट्रेनिंग देने के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी जाते हैं इंडिगो में। कुछ दिन पहले पायलटों को ट्रेनिंग देने वाली एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा स्वामित्व अडानी खरीदते हैं, प्रधानमंत्री के करीबी मित्र। और कुछ दिनों बाद इंडिगो में इस तरह का क्राइसिस शुरू हो जाता है, यानी पायलटों की कमी की समस्या शुरू हो जाती है। अब हमारे दर्शक खुद ही कमेंट करके बता दें कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 2025 के एंड में है शिव जी, 2026 के एंड तक आपको पता लगे कि या तो इंडिगो वाले अपनी कंपनी अडानी साहब को बेचकर भाग गए हैं, या इंडिगो में अडानी साहब ने एक मेजर स्टेक होल्डर जो है 55%, 60%, 70% खरीद लिया। और जब वो इतना खरीद लेते हैं ना शिव जी, तो एनडीटीवी का एग्जाम्पल सामने है और आईएनएस का एग्जाम्पल शामिल है, आईएनएस एजेंसी का, कि घुसने की देर होती है फिर तो सारा वो हड़प ही लेते हैं। तो ये दर्शक हमें कमेंट करके बताए कि क्या सही है क्या गलत है। अब आता हूं गुजरात के मॉडल पे, असली स्टोरी पे अपनी। गुजरात का मॉडल क्या था? देखिए, कहने वाले लोग ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता से विदाई हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ये इंश्योर करके गए, ये सुनिश्चित करके गए कि लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के कभी भी प्रधानमंत्री ना बन पाए। ये कहने वाले कहते हैं, अब कितना सच है कितना गलत है वो दूसरी बात है। ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी इस बात को सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं कि अमित शाह कभी इस देश के प्रधानमंत्री ना बन पाए। क्या कह रहे हैं आप ये बात? और ये आज से नहीं, गुजरात जब छोड़ के आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, गुजरात जब छोड़ के आए तो अमित शाह को लगा कि ठीक है, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। उनको लगा कि गुजरात तो मेरे हाथ में है, लेकिन गुजरात में सीएम मोदी ने अपनी पसंद से बनाया। बाद में जब संगठन की वो हालत हो गई तो अपने करीबी नेता सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और हालत ये हो गई थी शिव जी कि अमित शाह की पूरे देश में चलती थी लेकिन अपने ही गुजरात में नहीं चलती। और उससे भी बड़ी हालत ये हो गई कि जिस आनंदीबेन पटेल के बेटी के कंपनियों पे छापे पड़े थे,
उन आनंदीबेन पटेल को उन्होंने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना के बिठा दिया। तो गुजरात भी अमित शाह के हाथ में नहीं जाने दिया और उत्तर प्रदेश भी अमित शाह के हाथ में नहीं जाने दिया। अब अमित शाह के सामने दिक्कत क्या है? अमित शाह के सामने ये देखिए दोनों के रिश्ते, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहानी बयां करती हुई नजर आती है। तो इन दोनों के रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं तीन राज्य आ जाते हैं, और वो तीन राज्य कैसे आते हैं मैं उसका जिक्र करूंगा एक एक करके। गुजरात का जिक्र फिलहाल नहीं करता हूं, क्योंकि गुजरात में तो एक अलग ही तरह का खेला चल रहा है, उसमें तो एक अलग स्टोरी बना सकते हैं शिव जी, और इसको अब हटा देते हैं। अब खेला क्या है, अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने में या अमित शाह के हाथ में सबसे बड़ा कंट्रोल आने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गुजरात रुकावट नहीं। और कई लोग ये कहते होंगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। मैं याद दिला दूं 2009 का लोकसभा चुनाव, जब लाल कृष्ण आडवाणी पीएम पद के दावेदार थे, अपना लोकसभा चुनाव बड़ी मुश्किल से हारते हारते बचे थे गुजरात। जाके पता कर ले कि कैसे कितने कम वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इस देश के तीन राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि अमित शाह का कोई भी व्यक्ति उस राज्य का मुख्यमंत्री ना बन सके, और वही टीस है जो आज तक अमित शाह को साल रही, आज तक अमित शाह को परेशान कर रही है। कौन से शुरुआत राज्य करते हैं हैं, वो? कौन से वही राज्य हैं? उसी पे आ जल्दी रहा बता दीजिए, बहुत बहुत गोल गोल जलेबियां मत घुमाइए, दर्शकों का सब्र टूट रहा है। हूं। जल्दी आइए, बिल्कुल, मैदान में आइए। अब आ जाता हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनवाया, राजनाथ सिंह की टीम में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से 71 वो बीजेपी को जिता लाए, 2 अनुप्रिया पटेल की पार्टी थी, यानी 80 में से 73 जो थी वो बीजेपी की थी। प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह के, प्रदेश संगठन महासचिव अमित शाह के, प्रदेश की पूरी टीम अमित शाह की। उत्तर प्रदेश पर पूरा कब्जा किसका हो गया? अमित शाह का। अब आया 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष कौन? केशव प्रसाद मौर्य। किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ। संगठन पे किसका कब्जा? अमित शाह का कब्जा। विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने ऐसा संदेशा देने की कोशिश की कि भाई मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जाओ मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो। इधर केशव प्रसाद मौर्य आगे बढ़ रहे थे, अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया संघ की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने बड़ी आसानी से उसको कबूल कर लिया। अगर वो चाहते तो थोड़ा अड़ सकते थे, लड़ सकते थे। पता है क्यों कबूल कर लिया? क्योंकि प्रधानमंत्री को लगा कि ये योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में अमित शाह के आदमी नहीं बने, किसी भी सूरत में अमित शाह के आदमी नहीं बनेंगे, ये ध्यान से देखिए। और तब से लेकर आज का दिन है, बार बार केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से वो आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कई तरह के किंतु परंतु के बावजूद टिके हुए हैं, और मोदी से उतनी टसल की उतनी खबरें नहीं आती जितनी अमित शाह से उनकी खबरें आती। अब मैं लोकसभा का भी गणित बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य आता है शिव जी, वो महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश से सबको पता है लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? 80 सीटें आती हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? 48 सीटें आती हैं। एक वक्त ऐसा आया जब एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आए, विधानसभा एकनाथ शिंदे को, उसके बाद विधानसभा चुनाव आए, अमित शाह के घर पे बैठक हुई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तमाम नेताओं की बैठक हुई, सब लोग निकले, एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने रोक लिया, रुक जाओ। आधे घंटे दोनों की बात हुई। फिर एकनाथ शिंदे मुंबई गए, एनडीए की बैठक में शामिल होना था। वो एनडीए की बैठक में शामिल होने की बजाय कहां चले गए? अपने गांव चले गए। खबर आ गई कि नाराज हो गए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि एकनाथ शिंदे मतलब अमित शाह, और महाराष्ट्र मतलब सारे उद्योगपति। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, महाराष्ट्र मतलब सारे उद्योगपति, जहां से चुनाव लड़ने के लिए पैसा आता है, चुनाव लड़ने के लिए ताकत आती है। भारतीय जनता पार्टी में 2013 में लालकृष्ण आडवाणी मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि बीजेपी को पैसा देने वाले लगभग सभी उद्योगपति मोदी के साथ थे, आडवाणी के साथ कोई नहीं था। तो नरेंद्र मोदी तो जानते थे जो उन्होंने किया अपने गुरु के साथ, पता लगे कोई और उनके साथ कर दे। तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि भले ही मेरा वाला न बने, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवा दिया। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ वो नागपुर को भी साधे रखे, एक कम्युनिकेशन उन्होंने खोले रखा, और उसके बाद से अमित शाह जब जब महाराष्ट्र की धरती पे जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस किस तरह की राजनीति कर रहे हैं?
एकनाथ शिंदे के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वो अजीत पवार को साधे रखते हैं, शरद पवार को भी साधे रखते हैं, उद्धव ठाकरे को भी साधे रखते हैं, राज ठाकरे को भी साधे रखते हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस एक भविष्य की राजनीति के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंध अच्छे करते हैं, लेकिन अमित शाह जब जब जाते हैं कुछ ना कुछ शरद पवार के खिलाफ या उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं कि फिर उसको संभालने में वक्त लग जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा अहम राज्य जो लोकसभा सीटों के मामले में तो इस देश में चौथे नंबर पर आता है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा अहम राज्य है बिहार। सम्राट चौधरी किसके आदमी? अमित शाह के। यूपी बीजेपी अध्यक्ष किसके? माफ कीजिएगा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल साहब अमित शाह के आदमी। कभी मंत्री बनाते हैं, कभी अध्यक्ष बनाते हैं, फिर कभी मंत्री बना देते हैं। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह पूरी तरह से अड़ गए थे। नहीं तो जिस तरह से गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे राजनीति में उनको वनवास की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन वो वनवास की तरफ नहीं गए। क्यों? क्योंकि अमित शाह का हाथ उस पे था। जैसे पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बार भी ध्यान से देखिएगा, इससे पहले भी एक वाक्य ऐसा आया था, जब दो वाक्य आए थे। एक, जब लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार इस तरफ आने को तैयार थे, उस समय अमित शाह ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, उनको ही बनने दो। दूसरा वाक्य 2020 में, नीतीश कुमार छोटी पार्टी थी, नीतीश कुमार ने खुद से ऑफर कर दिया कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन करके ये सुनिश्चित किया अपने नेता के माध्यम से कि नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि बिहार राज्य का मुख्यमंत्री अगर अमित शाह का आदमी बन जाएगा तो फिर कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी होंगी। अब आप कहेंगे कि मैंने इन्हीं तीनों राज्यों का जिक्र क्यों किया, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का और बिहार का। इस देश में आज की तारीख, आंध्र प्रदेश तो पहले जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसको हम छोड़ देते, बाद में वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बदल गया। 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें 5 राज्यों में ऐसे, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42 और तमिलनाडु में 39 है, लेकिन उसको 40 के आसपास आप समझ लीजिए। तो ये 5 राज्य हैं जिनमें 40 से 40 से आस के ज्यादा सीटें। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई लेना देना भी है नहीं। पश्चिम बंगाल में कोशिश भी करती है तो ममता बनर्जी वहां बनी हुई है। 3 राज्य बचते हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और इन 3 राज्यों में जब जब बीजेपी के पास ताकत आई तब तब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। और इन 3 राज्यों में से किसी एक मुख्यमंत्री ने भी खेला किया, मैं आऊंगा उस पर, एक मुख्यमंत्री ने भी खेला किया तो सरकार चली गई। अब देखिए कैसे, मैं बता देता हूं आपको जरा। 1999 का लोकसभा चुनाव, 96 में 13 दिन के लिए बने, 98 में 13 महीने के लिए बने, एक वोट से सरकार गिर गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिए दर्शक मेरी बात, उत्तर प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी ने जीती। महाराष्ट्र में, इन तीनों राज्यों में मिला के पहले बता देता हूं मैं, आज की तारीख में जो है 168 लोकसभा सीटें। तो 1999 में यूपी में 29 जीती, महाराष्ट्र में 13 जीती और बिहार, जो कि संयुक्त बिहार हुआ करता था झारखंड के साथ, 23 सीटें जीती। यानी 65 सीटें बीजेपी ने जीती। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या थी 182। फिर खेला हो गया, स्थिति बिगड़ने लगी। कहां? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ने लगी। उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव आया। अब 1999 में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 65 सीटें थी इन तीनों राज्यों को मिला के, 2004 के लोकसभा चुनाव में वो सीट रह गई सिर्फ और सिर्फ कितनी? 29 सीटें। झारखंड अलग हो गया था, लेकिन झारखंड में 1 सीट मिली, बिहार में 5 मिली, महाराष्ट्र में 13 मिली और यूपी में 10 सीटें मिली। यानी ये कुल मिलाकर 29 सीटें मिली। और जो भारतीय जनता पार्टी 182 पर थी 1999 में, वो भारतीय जनता पार्टी 138 पर आ गई और 2004 में चुनाव हारकर एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता से विदाई हुई। अब मोदी के 3 कार्यकाल देखिए, इसमें भी 3 मुख्यमंत्रियों का बड़ा खेल, 2014, 2019 और 2024। 2019 के लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में शिव जी, उत्तर प्रदेश में 71 सीटें मिली बीजेपी को, महाराष्ट्र में 23 मिली, बिहार में 22 मिली। यानी इन तीनों राज्यों की 168 सीटों में से 116 सीटें मिली बीजेपी को। 30 साल बाद, 84 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी को अपने दम पर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन 19 में आ जाइए आप, 19 में आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गड़बड़ा है। यूपी में 62 आ गई, महाराष्ट्र में 23 आ गई,
बिहार में 17 आ गई, यानी 102 सीटें आ गई। लेकिन 24 में खेल हो गया, और 24 में वैसा ही जैसा कल्याण सिंह के टाइम में हुआ था, वैसा ही खेल जो है वो यूपी में हो गया योगी आदित्यनाथ। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना के मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जैसे ही 24 में खेल हुआ तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ गई 33 पे, महाराष्ट्र में भी खेला हो गया, वहां आ गई 9 पे। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन था, ध्यान रखिएगा, उस समय जो एक 2024 बात का सुन रहे, लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद बिहार में 12 पे आ गई। तो 2024 में इन तीनों स्टेट में मिलाकर सीटें आई सिर्फ 54। इससे पहले कितनी थी शिव जी, 102। और उससे पहले कितनी थी, 116। तो जैसे ही 102 से 54 पर आए, तो जो 303 सीटें थी, 400 पार का सपना था, वो आके टिक गया 240। और इसीलिए यही आंकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के अनुभव से सीख लेकर नरेंद्र मोदी कहते हैं, भले ही मेरा आदमी ना हो, लेकिन वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में संगठन भले ही अमित शाह का हो, लेकिन मुख्यमंत्री अमित शाह के विरोधी खेमे का हो। और यही बात कहीं ना कहीं अमित शाह को परेशान कर रही है। और अब अगले चुनाव की तैयारी नरेंद्र मोदी ने पहले शुरू कर दी है। उनके करीबी नेता के बारे में खबर आ रही है, पता है क्या खबर आ रही है, उनको लग गया कि भाई इस बार कहीं खेला तो नहीं हो जाएगा। तो जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको जिनकी उन्होंने पीठ थपथपाई पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, CR पाटिल मंत्री हैं, अभी जी बिहार में उनको प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया था। एक तो अमित शाह के आदमी थे केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उन्होंने अपने आदमी लगा दिए CR पाटिल मैनेज करने के लिए। और आज की बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे मोदी के करीबी अधिकारियों की फाइलें खुलने लगी है, जैसे जैसे मोदी, एक तरह से मोदी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, अब उन्होंने अपने करीबी नेता CR पाटिल को दौड़ा दिया है। कहां दौड़ा है पता है, कहां की जिम्मेदारी दी है? CR पाटिल को कहा गया है कि वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिले, चंदौली है, गाजीपुर है, और भी जिले, इन जिलों में जाकर उन्होंने चुनावी तैयारियों की देखरेख करने का जिम्मा दिया है। अब वो चुनावी तैयारियों का मतलब क्या, वो विधानसभा चुनाव है जो 2027 में होने वाले हैं, या मैं फिर से दर्शकों से कहूंगा, ध्यान से सुने, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है, या लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी के मन में कुछ और चल रहा है? क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव मोदी हारते हारते बचे, याद है, काउंटिंग रुक गई थी, कई छह दौर की चरणों तक काउंटिंग पीछे रुकी थी। चले, 6 चरणों हाँ, तक पीछे चले। पीछे बड़ी खबर चले। कि तो अभिजीत प्रधानमंत्री अगर 6 चरणों तक पीछे चलेंगे तो फिर क्या सोचा जाएगा। हाँ, तो अब लग रहा है कि मोदी साहब पद छोड़ने को तैयार नहीं है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमित शाह कभी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ ऐसा खेला कर दिया जाए कि पता लगे अपनी लोकसभा सीट वो हार जाए। तो अपने करीबी नेता, लोग पूरी देश और दुनिया समझती है अमित शाह, लेकिन उन्होंने अपने करीबी नेता CR पाटिल को अब वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जिलों की कमान सौंप दी है। अब दर्शकों से मैं कहूंगा कि भैया पहले अडानी वाले भी बता देना कि इंडिगो क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से। दूसरा ये बता देना, मैं तो 1 साल का समय दे रहा हूं कि 1 साल बाद अडानी साहब की अपनी एयरलाइंस कंपनी होगी या इंडिगो में बड़ी हिस्सेदारी होगी। आपका क्या मानना है कि वो काम 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 9 महीने में हो जाएगा, या जो मैंने 1 साल बोला है वही होगा? और दूसरी बात कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का खेला और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेता का डेरा डालना, ये लड़ाई आने वाले दिनों में क्या और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। चलिए देखते हैं, खबर बहुत गंभीर है और इस गंभीर खबर को दर्शकों को समझना चाहिए। हमें भी आप अपने कमेंट बताइए कि आखिर इस खबर को, जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए हैं, उससे आप सहमत हैं या असहमत। हमें बताइए कि और इसमें क्या हम सुधार करें और किस तरीके की स्टोरी आप जानना चाहते हैं। क्योंकि हम ना सरकार गिराने का ठेका लेते हैं ना बनाने का ठेका लेते हैं, हम लेते हैं तथ्यात्मक विश्लेषण का। जो समाज में दिखता है उसे आपके सामने परोसने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं जो इन सब का प्रमोशन करें। आप ही हमारे इन वीडियोस को प्रमोशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो लोग अब तक भी चैनल में सब्सक्राइबर करने में परेशानी समझते हैं, वो कृपया हमारा सहयोग इतना तो करें। आपसे अपील है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और हो सके तो बहुत कम फीस है, ज्वाइन भी कीजिए।
फिलहाल इसी के साथ संतोष जी से विदा लूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी।